नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल स्टडी पर दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो प्लस टू की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका लेसन नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेपाल और श्रीलंका के बीच में जातीय संघर्ष और राजतंत्र के उखाड़ते हुए किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना थी वो हुई थी, उस संबंध में हमने जो वीडियो लेक्चर है वो पढ़ा था। क्योंकि राजतंत्र में मुख्य रूप से जो लड़ाई थी वो नेपाल के अंदर वो राजतंत्र के बीच राजा के संदर्भ में हुई थी। किस तरीके से राजा ने लोकतंत्र की व्यवस्था वो होने नहीं दी थी, और इसी के अंतर्गत जो श्रीलंका में जो तमिल और सिंहली लोग थे उनके बीच में जातीय संघर्ष है वो देखा गया था। अब हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष है वो देखा जा सकता है। कि भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे तो एक ही समय के अंदर 15 अगस्त 1947 को जो भारत से पाकिस्तान का जो अलग देश का दर्जा वो मिला था, और दोनों का जो विभाजन था, जो संगठन था, वो जातीय और एक भाषाई आधार पर किया गया था। क्योंकि भारत में हिंदू वर्ग लोगों के लिए और पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, तो इसी के अंतर्गत जो दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो 1948 से लेकर और 1999 तक जो युद्ध की स्थिति थी वो हुई थी। और उसके संदर्भ काल के दौरान वर्तमान समय के अंदर दोनों के बीच में जो संघर्ष है बॉर्डर के ऊपर वो देखा जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो आज का वीडियो है वो रहेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरे पर नज़र डालें जहां संघर्ष है वो हुए हैं। यानी कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है वो विभाजन के समय काल से दौर से शुरुआत से लेकर इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका विभाजन है वो देखा जा सकता है। चाहे इनकी टेरिटरी के संबंध में युद्ध रहा हो, चाहे पानी के संदर्भ में युद्ध रहा हो, और ख़ास करके आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर भारत का पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ही हमला रहा है। और वर्तमान में अगर इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक भयानक है वो देखी जा सकती है। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए थे। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं। किस तरीके से जातीय जो हिंसा थी वो समय समय के काल के दौरान दोनों के देशों के बीच में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में देखी जा सकती है। और जिस तरीके से शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान 1990 के आसपास जो भारत में जो अर्थव्यवस्था की जो भौगोलिक ढांचा था वो उदारीकरण की नीति है वो अपना ली गई थी, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक जो उदारीकरण की नीति के माध्यम के द्वारा काफ़ी उतार चढ़ाव है वो देखे जा सकते हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो काफ़ी जो अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेटर तरीके से समझी जा सकती है, और कुछ खास पाकिस्तान की तुलना में खास इसकी जो संभावित दर है वो देखी जा सकती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से भी इसमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी दक्षिण एशिया की जो स्थिति अगर देखी जाती है तो काफ़ी डिपेंडेंट रही है। और इसमें जो केंद्रीय भूमिका है भारत पाकिस्तान के संबंध पाकिस्तान के बीच में जो भारत की स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति के रूप में देखी जा सकती है। और दोनों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है वो काफ़ी लंबे समय काल से देखी जा सकती है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष का है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों कश्मीर के मसले पर लड़े थे। 1948 में जब
47-48 में जब विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी, उस समय काल से लेकर दोनों के बीच में जो मुख्य संघर्ष की स्थिति थी वो कश्मीर को लेकर थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर एक कश्मीर है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीर है, लेकिन दोनों की स्थिति के अंतर्गत इस कश्मीर को पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान अपने दायरे के अंदर रखना वो चाहता था। तो इसी मसले को लेकर जितने भी आतंकवाद की घटनाक्रम हुई हैं वो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को लेकर हुई है, और वो कश्मीर की स्थिति को भारत से अलग कर अपने पाकिस्तान में मिलाना है वो चाहता है। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का ही है, यानी कि शुरुआती दौर से ये उनकी रीति रही है कि जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का हक जताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1948 तथा 1965 के युद्ध में इस मसले का समाधान नहीं हुआ था। तो दोनों ये युद्ध जो हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये दोनों के दोनों देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर 1947 और 1965 के अंदर दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति जो हुई है। 1948 के इस युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत और जम्मू कश्मीर प्रांत है वो बना था। यानी कि जो दो हिस्से बनाए गए थे, जिसके अंदर एक हिस्सा जो भारत के अंदर आया था वो भारत का कश्मीर या हिस्सा कहलाया था, और जो पाकिस्तान के अंदर आया था वो पाकिस्तानी कश्मीर है वो कहलाया था, जिसके अंतर्गत को शामिल है वो कर लिया गया था। दोनों के बीच एक नियंत्रण रेखा सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता था, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा था। जिस तरीके से भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर एक बांग्लादेश की स्थापना की थी, उसके अंतर्गत बाद भी जो पाकिस्तान का मसला था वो अनसुलझा रहा था। सामरिक मसले जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ से लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रही है। यानी कि हथियारों की दौड़ के बीच में लेकर कि अगर देखा जाता है तो चाहे वो न्यूक्लियर पावर की संबंध में रहा हो, दोनों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति हमेशा मौजूद है वो रही है। 1990 के दशक के दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए थे। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चिंतन ग्रहण किया था। तो दोनों के बीच में जो परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए ही दोनों के बीच में जो हथियारों के बीच में जो होड़ है उसकी स्थिति ने दोनों के बीच में एक नई टेंडेंसी या चरितार्थ कर लिया था कि दोनों ही देश अपने एक दूसरे देशों के ऊपर जो प्रभाव की जो राजनीति है वो जमाना चाहते थे, और इसी के माध्यम के द्वारा दोनों ने परमाणु हथियार की जो रणनीति है वो अख्तियार है वो कर ली थी। 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण है वो किए थे। दोनों के द्वारा 1998 के अंदर भारत ने पोखरण पर और पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी के ऊपर परमाणु परीक्षण है वो कर लिए थे। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छेड़ने की आकांक्षा कम हो गई है। तो जिस तरीके से परमाणु हथियार हासिल करने की शक्ति के माध्यम के द्वारा दोनों देशों ने अपने ऊपर जो प्रभावशाली रणनीति बनाने की कोशिश है वो छाप है वो छोड़ दी है, लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है, तो भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान है वो करता है। यानी कि भारत के द्वारा पाकिस्तान पर ये हमेशा के लिए आरोप लगाया जाता है कि भारत ने जो कश्मीर के ऊपर जो आतंकवादी घटनाक्रम अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत उनको धन दौलत और प्रशिक्षण और अन्य जो गैर कानूनी सामान है पाकिस्तान के द्वारा ही उनको मुहैया करवाए जाते हैं, और भारत के अधिकार क्षेत्र से पाकिस्तान को कश्मीर को जो पाकिस्तान के हिस्से से विभाजन में करने की जो रणनीति है वो इख्तियार है वो पाकिस्तान द्वारा की जाती है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद भी दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस
ISI पर बांग्लादेश तथा नेपाल के गुप्त ठिकानों ने पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, उसके माध्यम के द्वारा जो काफ़ी अधिक मात्रा में पाकिस्तान के द्वारा जो जिस तरीके से भारत में पंजाब के अंदर खालिस्तान जो समर्थक या एक आतंकवादी जो गुट का समर्थन है वो किया गया था, वो पाकिस्तान के द्वारा ही, उसकी सैन्य शक्ति के द्वारा ही उनको समर्थन हासिल दिया था, जिसके माध्यम के द्वारा वो भारत के अखंड भारत को पाकिस्तान के नज़रिए के माध्यम के द्वारा पंजाब को अलग एक देश के रूप में स्थायित्व वैभव करना चाहते थे। जिस तरीके से भिंडरावाला का जो स्वर्ण मंदिर के माध्यम के द्वारा इसका जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा इसका घटनाक्रम है वो किया गया था। तो सारी की सारी ये घटनाक्रम है जो बांग्लादेश और भारत और इनके ठिकानों पर अभियानों के माध्यम के द्वारा जो अलग करने की जो रणनीति है वो पाकिस्तान द्वारा अख्तियार है, वो भारत के खिलाफ है, वो की जाती है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप है वो लगाती है। तो ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान की सरकार है वो बलूचिस्तान में उनकी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और अन्य प्रांत को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने का आरोप है वो लगाती है, यानी कि दोनों ही अपने आप को उकसावे की रणनीति का समर्थन है वो करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर भी सवाल तनातनी हुई। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर तीखा विवाद हुआ। सहयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाकिस्तान के कई सैन्य संघर्षों के बाद आज भी कायम है वो हुई है। तो मुख्य इनके बीच में सिंधु जल विवाद को लेकर की है, जिसके माध्यम के द्वारा इनका जो जल विभाजन है वो 1960 के विश्व बैंक की मदद की सलाह के द्वारा इनकी संधि है वो की गई थी। और उसके बाद भी ये वर्तमान समय में भी इस संधि के ऊपर दोनों पक्षों के द्वारा इतराज़ है वो उठाया जाता है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और जल नदी के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद है। कच्छ के रण में सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है वो देखे जा सकते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे विवाद की स्थिति है जिसके माध्यम के द्वारा कुछ छोटे मोटे विवाद इनके बीच में देखे जा सकते हैं, चाहे वो कच्छ के रण के अंदर हो, चाहे वो सरक्रिक सीमा रेखा को लेकर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति रही हो। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ यह चिंता जुड़ी हुई है इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाए उसका असर सरक्रिक इलाके से सटे समुद्री संसाधनों के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। जिस माध्यम के द्वारा दोनों के बीच में ये विवाद की स्थिति देखी जा सकती है, उसके माध्यम के द्वारा अगर इनके बीच में देखा जाता है तो जो भी संसाधन समुद्री संसाधन के जो संसाधन है उनके नियंत्रण के ऊपर भी इनका जो प्रभाव चित्र है वो देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में समय समय के काल के दौरान दोनों देशों के बीच में जो काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो वार्तालाप है वो चलती रहती है। इनके सचिव या कई बार मंत्री स्तर तक इनके बीच में जो समय समय की वार्ता है वो दौर है वो चलता रहता है, जिसके माध्यम के द्वारा आपसी बातचीत के द्वारा इन मसलों इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश है वो की जाती है। क्योंकि कोई भी सरकार युद्ध के रणनीति के पक्ष में नहीं रहती, क्योंकि बातचीत के माध्यम के ही द्वारा अपनी विवादों को सुलझाने की कोशिश वो करती है। क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा भारत पाकिस्तान के साथ और जिस तरीके से भारत का चीन का गलवान घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत दोनों के बीच में विवाद की स्थिति है वो हुई थी, तो वहाँ भी सैन्य अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों के आपसी बातचीत के द्वारा ही उस विवाद को जो समाधान करने की कोशिश वो की गई थी। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा गलवान घाटी से जो चीन की जो सैनिक थे वो पीछे हट गए थे, बंकर जहाँ बनाने शुरू कर दिए थे। कुछ ना कुछ बंकर के अलावा वहाँ सड़क और जो अन्य गतिविधि जो सैन्य गतिविधि करने की कोशिश की थी, तो उनको पीछे हटने के लिए मजबूर है वो किया गया था। और गलवान घाटी की एक और ख़ास बात बता देता हूँ, लद्दाख घाटी के अंदर वहाँ कुछ दिनों के अंदर जो झड़प भी हुई थी वो चीन के द्वारा काफ़ी भी जो 20 सैनिक है भारतीय सैनिक है वो मार गिराए थे।
तो उस बातचीत के अंदर एक उनका जो समझौता किया गया उसके माध्यम के द्वारा ये भी समझौता किया गया कि उस क्षेत्र के अंदर कोई भी दोनों पक्षों के द्वारा जो हथियार है वो नहीं रख सकते हैं। ये भी इस समझौते के माध्यम के द्वारा, एक संधि के द्वारा उनके हस्ताक्षर है वो किए गए। तो सारे की सारी बातचीत के माध्यम के द्वारा हर एक मसले को सुलझाने की कोशिश है वो की जाती है, ताकि बातचीत के द्वारा इस मसलों को सुलझाया वो जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष की स्थिति के अंतर्गत उनके बीच में जो विवाद की स्थिति उसको देखा और जाना। तो आई होप, मैं ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसलिए दूसरे बच्चों को साथ शेयर करें, और मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।